दोस्तों कैसे हैं आप सभी। आज की इस वीडियो में हम एक्सप्लेन करने वाले हैं द वॉकिंग डेड सीजन 4 को। एंड अगर आपने इससे पहले वाले सीजन्स नहीं देखे हैं तो प्लीज पहले उसे जाकर देख लें, तब ये वीडियो आपको पूरी समझ में आएगी। बात कर लेते हैं सीजन 4 की। तो सीजन 4 में टोटल 16 एपिसोड्स हैं 40 से 50 मिनट के। एंड इस वीडियो में मैंने एक्सप्लेन किया है एपिसोड नंबर 1, 2, 3 एंड 4 को। एंड मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सीजन 4 में काफी न्यू कैरेक्टर ऐड हुए हैं, तो इस वीडियो को प्लीज ध्यान से देखिएगा ताकि आप पूरी तरह समझ पाएं। एंड इस सीरीज से जुड़ी सारी इंफॉर्मेशन मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, आप वहां पर जाकर पढ़ सकते हैं। तो चलिए टाइम ना वेस्ट करते हुए एक्सप्लेन करते हैं इस मास्टरपीस को हिंदी में। दोस्तों एपिसोड 1 स्टार्ट होता है एंड हम देखते हैं कि कुछ महीने बीत चुके हैं और वुडवेरी के बचे हुए सर्वाइवर्स प्रिजन में रह रहे हैं। रिक ने फिर से लीडरशिप संभाल ली है और साथ ही प्रिजन के कोर्ट यार्ड में फार्मिंग भी, जिससे इन लोगों को कुछ वेजिटेबल्स और फूड मिल जाता है। लेकिन अभी भी ज़ोंबीज प्रिजन के बाहर जमे हुए हैं। इसके बाद हम देखते हैं पैट्रिक को, जो कि एक बच्चा था और सर्वाइवर्स ग्रुप का एक मेंबर था। पैट्रिक डैरिल को थैंक्स करता है क्योंकि डैरिल हंटिंग करता है और सभी के लिए मीट प्रोवाइड करता है। इधर कैरोल डैरिल से बात करती है कि ज़ोंबीज फैंस के बाहर पहले से ज्यादा बढ़ गए हैं। इधर हम देखते हैं कि ग्रुप के कुछ मेंबर्स सप्लाई रन पर निकल रहे हैं और इनके साथ जैक नाम का एक लड़का भी है, जो कि वुडवेरी के ग्रुप का एक मेंबर है। और साथ ही जैक हर्षल की छोटी बेटी बैथ के साथ रिलेशन में है। इसके बाद हम देखते हैं कि डैरिल के साथ बाकी मेंबर सप्लाई रन के लिए निकलते हैं और इनके साथ जैक भी होता है। इसके बाद हम देखते हैं कि रिक प्रिजन के बाहर जंगल में ट्रैप्स चेक करने जाता है। तभी उसको एक औरत दिखती है जिसका नाम क्लैरा था। क्लैरा रिक से हेल्प मांगती है और कहती है कि उसको रहने के लिए एक जगह चाहिए और क्या हम तुम्हारे ग्रुप के साथ रह सकते हैं। क्लैरा साथ ही बताती है कि उसका एक हस्बैंड भी है जिसका नाम एडी है और वो दोनों पास ही के कैंप साइट पर रह रहे हैं। इसके बाद क्लैरा रिक को लीड करती है अपने कैंप साइट तक। इधर हम डैरिल को देखते हैं जो ग्लेन, मिशेल, टायरी की बहन शाशा, जैक और बॉब के साथ सप्लाई रन के लिए निकला हुआ है और एक अबॉन्डेड आर्मी कैंप के पास एक ग्रोसरी स्टोर पर रुका है ताकि ये सब सभी जरूरत की चीजें प्रिजन तक पहुंचा सकें। और मैं यहाँ आपको बता दूं कि बॉब एक आर्मी मेडिक है और टायरी और शाशा तो आपको पता ही होंगे, ये पिछले सीजन में रिक के ग्रुप के साथ मिले थे और इनका भी एक छोटा सा ग्रुप था। इसके बाद ये सभी ग्रोसरी स्टोर में एंटर करते हैं और साथ ही हम देखते हैं कि एक हेलीकॉप्टर स्टोर की रूफ पर पहले से ही क्रैश्ड है, जिससे रूफ काफी कमजोर हो गई थी। स्टोर के अंदर हम बॉब को देखते हैं जो कि सबसे छुपकर अल्कोहल की बोतल ले रहा था, लेकिन तभी वो डिसीजन बदल लेता है और बोतल को वापस शेल्फ पर रख देता है। तभी वो पूरी शेल्फ बॉब के ऊपर गिर जाती है क्योंकि वो काफी ज्यादा कमजोर हो गई थी। और तभी स्टोर की रूफ पर सभी ज़ोंबीज अट्रैक्ट होकर सीलिंग से गिरने लगते हैं क्योंकि सीलिंग काफी ज्यादा कमजोर हो गई थी हेलीकॉप्टर क्रैश से। और सभी मिलकर किसी तरह सारे ज़ोंबीज को मारते हैं। इसी सब के बीच डैरिल और जैक बॉब को फ्री करते हैं क्योंकि वो शेल्फ के नीचे दब गया था। लेकिन तभी वह जैक को एक ज़ोंबी पैर पर काट लेता है और उसको मार देता है। और इसके बाद वहां से पूरा ग्रुप निकलता है और तभी हेलीकॉप्टर रूफ तोड़कर नीचे गिर जाता है और पूरा स्टोर डिस्ट्रॉय हो जाता है। इधर हम रिक को देखते हैं जो कि क्लैरा के साथ उसके कैंप साइट तक पहुंच गया है, लेकिन वहां हम क्लैरा के हस्बैंड एडी को नहीं देखते। और तभी क्लैरा रिक पर चाकू से हमला करने की कोशिश करती है। इसके बाद क्लैरा सुसाइड का डिसीजन लेती है और एक चाकू अपने पेट में मार लेती है। मरते हुए क्लैरा रिक को बताती है कि उसका हस्बैंड एडी मर गया था ज़ोंबी अटैक में
और खुद ज़ोंबी बन गया था, जिसका अब सर उसके पास था। इसके बाद क्लेरा रिक से कहती है उसके मरने के बाद उसको ऐसे ही छोड़ दे, ताकि वो ज़ोंबी बनकर अपने हस्बैंड के साथ रह सके। और ये सब देख रिक काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो जाता है और रिक क्लेरा की बात मानते हुए प्रिजन की तरफ लौट जाता है। प्रिजन में कैरोल सभी बच्चों को क्लास दे रही है और साथ ही उनको चाकू कैसे इस्तेमाल करते हैं वो भी बता रही है। लेकिन ये सब कार्ल देख लेता है और कैरोल कार्ल से रिक्वेस्ट करती है कि वो चाकू वाली बात अपने फादर रिक को ना बताए। इसके बाद हम देखते हैं कि प्रिजन लौटकर रिक देखता है कि उसके पाले जानवरों में से एक जानवर मर गया है, शायद किसी बीमारी की वजह से। इसके बाद हम देखते हैं डैरिल और बाकी सभी सप्लाई रन से वापस प्रिजन आ गए हैं और डैरिल बैथ को जैक के बारे में बताता है, जो कि स्टोर में मारा गया था। बैथ थोड़ी उदास होती है और कहती है कि अब वो और नहीं रो सकती, बट उसको जैक से मिलकर बहुत अच्छा लगा। इसके बाद बीच रात में हम पैट्रिक को देखते हैं, जो कि सभी बच्चों में से एक था। और पैट्रिक आधी रात में उठता है क्योंकि उसकी तबीयत कुछ टाइम से सही नहीं थी। पैट्रिक शावर लेने जाता है और वहां कोलैप्स होकर गिर जाता है और मर जाता है। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि वो रीएनिमेट होता है और साथ ही उसकी आंखों से खून निकल रहा था। और इसी के साथ एपिसोड 1 यहीं खत्म हो जाता है। एपिसोड 2 स्टार्ट होता है और हम लेट नाइट देखते हैं कि कोई अनजान आदमी एक चूहे को प्रिजन की फैन से ज़ोंबीज को खिला रहा था। इसके बाद सीन चेंज होकर पैट्रिक पर आता है, जहां वो पिछले एपिसोड में रात को किसी वजह से मर गया था और रीएनिमेट हो गया था। पैट्रिक सेल ब्लॉक डी में घुसता है और एक सोते हुए आदमी को मार देता है। और मैं आपको बता दूं कि सेल ब्लॉक डी में वुडवेरी से आए लोग रह रहे थे। इसके बाद सीन चेंज होकर सुबह पर आता है, जहां पैट्रिक ने जिस आदमी को मारा था अब वो भी रीएनिमेट हो चुका था। इधर हम मिशैन को देखते हैं, जो कि गवर्नर को ढूंढने निकलती है ताकि वो उसको ढूंढकर मार सके। इसके बाद हम देखते हैं कि कार्ल और रिक अपने जानवर को चारा खिला रहे होते हैं। तभी कार्ल रिक से अपनी गन वापस मांगता है, क्योंकि सीजन 3 में रिक ने कार्ल से गन वापस ले ली थी, क्योंकि कार्ल ने अपनी गन से बिना कुछ समझे एक आदमी को मार दिया था। इन दोनों की बातें चल रही होती हैं और तभी सेल ब्लॉक डी से गन शॉट की आवाज सुनाई देती है और 2 छोटी बच्चियां बाहर भागते हुए आती हैं, जिनका नाम लिली और माइक था। लिली और माइक सेल ब्लॉक डी से भागते हुए बाहर आते हैं और मदद मांगते हैं। इधर मिशैन भी गन शॉट की आवाज से वापस आती है, बट वो गेट पर 2 ज़ोंबीज से घिर जाती है और उसको कार्ल और मैगी किसी तरह बचाते हैं और प्रिजन के अंदर लाते हैं। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि सेल ब्लॉक डी के अंदर रिक, डैरिल और बाकी सभी पहुंचते हैं और सभी ज़ोंबीज को मार देते हैं, लेकिन ज़ोंबीज ने कई और लोगों को मार दिया था। इसके बाद ये सभी पैट्रिक को भी मार देते हैं, जिसकी वजह से ये सब शुरू हुआ था। इसके बाद ये सभी एक आदमी की बॉडी देखते हैं जिसका नाम चार्ली था और वो अपने लॉक्ड सेल में मर गया था, लेकिन उसकी बॉडी पर कोई भी काटने का निशान नहीं था और उसकी भी आंखों से खून निकल रहा था, जैसे पैट्रिक के साथ हुआ था। इसके बाद हम देखते हैं कि वुडवेरी के लोगों में एक डॉक्टर कैलब थे, जो बताते हैं कि ये एक डिसीज है, और डॉक्टर हेर्शल भी बताते हैं कि ये डिसीज पिग और बर्ड्स के थ्रू स्प्रेड हुई है और जो भी सेल ब्लॉक डी में था उनको भी ये स्ट्रेन और फ्लू हो सकता है। इसके बाद हम देखते हैं रियान सैमुअल को, जो कि सेल ब्लॉक डी में ज़ोंबीज के अटैक में घायल हो गया था और अब वो कुछ ही टाइम में मर जाएगा क्योंकि उसको ज़ोंबी ने काट लिया है। रियान कैरोल को बुलाता है और कहता है कि वो लिजी और माइक का ध्यान रखे, और कैरोल रायन को प्रॉमिस करती है। इधर रिक अपने ग्रुप मेंबर से दूर रहने को कहता है ताकि उनको ये इन्फेक्शन ना हो। इसके बाद सभी डिसाइड करते हैं कि जो भी सेल ब्लॉक डी में थे उनको किसी और ब्लॉक में क्वारंटाइन करना होगा, इंक्लूडिंग कैरन, जो कि टायरी की गर्लफ्रेंड थी।
इसके बाद हम देखते हैं कि प्रिजन की फेंस के एक पोर्शन पर कई सारे ज़ोंबीज चढ़ रहे हैं, जिसकी वजह से वो कमजोर हो गई है और किसी भी टाइम टूट सकती है। तभी रिक और बाकी सभी ज़ोंबीज को मारते हैं, लेकिन ज़ोंबीज बहुत सारे हैं और उनको कंट्रोल करना काफी मुश्किल हो रहा है। तभी साशा देखती है कि फैंस के पास कई सारे चूहे पड़े हुए हैं, जो कि हमें एपिसोड के स्टार्टिंग में दिखाया गया था। इसका मतलब कोई इनको ज़ोंबीज को खिला रहा था और यही वजह थी कि ये फ्लू इनमें फैल गया और ये कोई सेल ब्लॉक डी में से ही था। तभी ज़ोंबीज की वजह से फैंस झुकने लगती है और रिक डिसाइड करता है कि वो बाहर जाकर अपने पाले हुए पिग्स को सैक्रिफाइस करेगा और रिक के लिए ये काफी इमोशनल पल था। और फैंस के अंदर ग्लेन और बाकी सभी फैंस को सिक्योर कर देते हैं। अगले ही सीन में हम देखते हैं कि लिली और माइक फैंस के पास खड़ी होकर ज़ोंबीज को देख रही थी। तभी वहां कैरोल आती है और उनको बताती है कि ज़ोंबीज बहुत खतरनाक हैं, तुम्हें उनसे दूर रहना चाहिए। और कैरोल ये सब इसलिए कह रही है क्योंकि प्रिजन के सभी बच्चे ज़ोंबीज के आसपास खेलते रहते हैं। इधर कार्ल अपने डैड को बताता है कि कैरोल सभी बच्चों को हथियार चलाना सिखा रही थी और इसके बाद रिक कार्ल को उसकी गन वापस करता है। एपिसोड के लास्ट में हम देखते हैं टायरी अपनी गर्लफ्रेंड कैरन के लिए फ्लावर लेकर जाता है, क्योंकि वो एक अलग सेल ब्लॉक में क्वारंटीन थी सभी सेल ब्लॉक डी के मेंबर्स के साथ। टायरी कैरन के सेल में देखता है कि वो वहां नहीं थी और खून के निशान बाहर की तरफ जा रहे थे। और टायरी बाहर जाकर देखता है कि कैरन और उसका फ्रेंड डेविड को किसी ने मारकर जला दिया था। और ये सब देख के टायरी के होश उड़ जाते हैं और इसी के साथ ये एपिसोड भी यहीं खत्म हो जाता है। एपिसोड 3 स्टार्ट होता है एंड हम देखते हैं कि टायरी रिक, डैरिल और कैरोल को बताता है कि उसकी गर्लफ्रेंड और फ्रेंड डेविड को किसी ने मारकर जला दिया। टायरी काफी ज्यादा गुस्से में है और रिक से कातिल का पता लगाने को कहता है। रिक और डैरिल टायरी को शांत करते हैं, लेकिन तभी टायरी पलट कर रिक पर हमला कर देता है और दोनों लड़ने लगते हैं। इसके बाद रिक भी गुस्से में आ जाता है और टायरी को काफी बुरी तरह मारता है। रिक और टायरी को लड़ते देख डैरिल बीच में आ जाता है और दोनों को शांत करता है। इसके बाद डॉक्टर हर्षल बाकी सबके साथ मीटिंग करते हैं और डिसाइड करते हैं कि हम उन सभी को सेल ब्लॉक ए में रखेंगे जो भी बीमार हैं, ताकि ये इन्फेक्शन और किसी को ना फैल जाए। और इसमें टायरी की सिस्टर साशा भी है जो कि बीमार हो गई थी। और साथ ही डॉक्टर हर्षल सजेस्ट करते हैं कि हमें इस फ्लू की कोई मेडिसिन लानी होगी जो हमें वेटेरियन कॉलेज मेडिकल सप्लाई में मिल सकती है और वो यहाँ से 50 माइल्स दूर है। इसके बाद डैरिल डिसाइड करता है कि वो मिशेन और बॉब के साथ ये मेडिसिन लेने जाएगा। इसके बाद हम देखते हैं कि रिक टायरी से माफी मांगता है जो उनकी लड़ाई हुई और टायरी रिक से कहता है कि मेरी गर्लफ्रेंड और फ्रेंड डेविड का कातिल ढूंढो। और टायरी काफी गुस्से में भी है और रिक से सही से बात नहीं करता और वहां से चला जाता है। इधर हम देखते हैं कि मैगी को पता चलता है कि ग्लेन को भी ये फ्लू हो चुका है और वो काफी बीमार भी है। इधर कैरोल सभी बीमार मेंबर्स को क्वारंटाइन कर रही है सेल ब्लॉक ए में और साथ ही लिली भी बीमार है और कैरोल उसको भी क्वारंटाइन कर देती है। इधर मैगी अपनी बहन बैथ को बताती है कि ग्लेन भी इन्फेक्टेड हो चुका है और इसके बाद ग्लेन भी क्वारंटाइन हो जाता है सेल ब्लॉक ए में। इधर हम देखते हैं कि डॉक्टर हर्षल कार्ल के साथ जंगल में एल्डर बेरी लेने जाता है ताकि वो उससे चाय बनाकर बीमार लोगों को पिला सकें। इसके बाद हम देखते हैं कि टायरी इन्फेक्टेड सर्वाइवर और अपनी बहन साशा को गार्ड कर रहा है सेल ब्लॉक ए के बाहर, क्योंकि उसकी गर्लफ्रेंड को किसी ने मार दिया था। इसके कुछ देर बाद हम देखते हैं कि टायरी को डैरिल के साथ जाना पड़ता है मेडिसिन ढूंढने के लिए, जो कि डॉक्टर हर्षल ने उन्हें एड्रेस बताया था। इसके बाद टायरी कैरोल से मिलता है और उसे अपनी बहन साशा की टेक केयर करने को कहता है। टायरी के जाने के बाद कैरोल रोने लगती है
जैसे उसने कुछ गलत किया हो। इसके बाद मैगी देखती है उसके डैड क्वारंटीन जोन में जा रहे हैं बीमार लोगों की मदद करने, और मैगी अपने डैड को रोकती है क्योंकि उनको भी इन्फेक्शन हो सकता है जैसे ग्लैन को हो गया था। लेकिन डॉक्टर हर्षल मैगी को समझाते हैं कि मैं अंदर जाकर लोगों की जान बचा सकता हूँ और जब तक डैरिल का ग्रुप मेडिसिन नहीं लाता तब तक मैं उनकी टेक केयर करूँगा। इधर रिक मर्डर सीन पर इन्वेस्टिगेट करता है और तभी उसको एक हैंड प्रिंट दिखता है जो कि खून के निशान से बना था, और हैंड प्रिंट को देख रिक समझ जाता है कि ये मर्डर किसने किए हैं। इसके बाद हम देखते हैं कैरोल को जो कि प्रिजन के बाहर पानी की पाइपलाइन साफ कर रही थी। तभी कुछ ज़ोंबीज उसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं और ये सब रिक देख लेता है और किसी तरह कैरोल को बचाता है। इसके बाद हम देखते हैं डैरिल के ग्रुप को जो कि मेडिसिन लेने निकला हुआ है वेटेरियन कॉलेज की तरफ, और तभी बीच रास्ते में उनकी कार के सामने बहुत सारे ज़ोंबीज का होल्ड आ जाता है और डैरिल और बाकी सभी को किसी तरह जंगल के रास्ते भागना पड़ता है। इधर प्रिजन में हम देखते हैं कि रिक कैरोल से बात करता है और कहता है कि मैंने देखा है कि तुम अपने ग्रुप को बचाने के लिए क्या कर सकती हो। इसके बाद रिक कैरोल से पूछता है क्या तुमने कैरेन और डेविड को मारा है। इस पर कैरोल थोड़ा रुकती है और सिंपली कहती है यस, और वहां से चुपचाप चली जाती है। और हम रिक को देखते हैं जिसको देखकर ऐसा लगता है कि वो काफी शॉक में है कैरोल के जवाब से। दोस्तों एपिसोड 4 स्टार्ट होता है एंड हम देखते हैं कि रिक सप्लाई लेने जा रहा है और अपने साथ कैरोल को भी लेकर जाएगा। इधर डैरिल अपने ग्रुप के साथ मेडिसिन लेने निकला हुआ है और अभी तक नहीं लौटा। जाते वक्त कैरोल रिक से कहती है कि उसने कैरन और डेविड को इसलिए मारा ताकि किसी और को ये फ्लू ना फैल जाए, और दोनों कार से एक रेसिडेंटल नेबरहुड तक पहुंचते हैं जहां इनको एक घर में सैम और एना सर्वाइवर कपल मिलते हैं और सैम के शोल्डर में इंजरी होती है और कैरोल उसका ट्रीटमेंट करती है। थोड़ी देर बाद रिक दोनों से कुछ सवाल पूछता है ताकि वो उन दोनों को प्रिजन में सेफली ले जा सके, लेकिन साथ ही रिक उन दोनों को प्रिजन में फैले फ्लू के बारे में भी वार्न करता है और सैम और एना रिक के साथ जाने के लिए रेडी हो जाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि रिक और कैरोल वहां नेबरहुड में सप्लाई ढूंढने जाते हैं, लेकिन सैम और एना भी उनकी हेल्प करेंगे और वो भी सप्लाई ढूंढेंगे। और रिक सैम और एना से कहता है कि तुम्हें यहाँ 2 घंटे बाद मिलना है उसी घर में जहां वो रह रहे थे ताकि फिर वो प्रिजन पर लौट सकें। इधर हम डैरिल और उसके ग्रुप को देखते हैं जो कि एक नई कार से वेटेरियन कॉलेज पहुंच गया है जो कि हर्षल ने बताया था ताकि वो प्रिजन में फैले फ्लू की मेडिसिन लेकर जा सके और वहां बीमार लोगों की मदद हो सके। इसके बाद ये सभी मेडिसिन ले लेते हैं और वहां से निकल रहे होते हैं। तभी कुछ ज़ोंबीज इन पर अटैक कर देते हैं और इन सबको एक विंडो से भागना पड़ता है, और इसी समय बॉब का एक बैग ज़ोंबीज पकड़ लेते हैं, लेकिन बॉब अपना बैग नहीं छोड़ता और ये देख बाकी ग्रुप मेंबर्स बॉब को ऊपर खींचते हैं। इसके बाद डैरिल देखता है कि बॉब के बैग में अल्कोहल की बोतल थी जो कि वो छुपा कर ले जा रहा था। इस बात पर डैरिल बॉब से कहता है अगर उसने इस बोतल में से एक बूंद भी पी तो उसे वो बहुत मारेगा। इसके बाद डैरिल और बाकी सभी प्रिजन के लिए निकल जाते हैं मेडिसिन लेकर। इधर हम रिक और कैरोल को देखते हैं जो कि सप्लाई जमा कर वापस उसी घर में जा रहे हैं जिसमें सैम और एना मिलने वाले थे, लेकिन जाते वक्त दोनों को एना की डेड बॉडी दिखती है जो कि ज़ोंबी के हाथों मारी गई, और ये देख दोनों वापस घर जाते हैं और सैम का वेट करते हैं, लेकिन काफ़ी देर वेट करने के बाद भी सैम नहीं आता और रिक और कैरोल वापस प्रिजन जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि रिक वापस जाने से पहले कैरोल से कहता है कि वो उसके साथ वापस प्रिजन नहीं आ सकती। कैरोल रिक से इसकी वजह पूछती है और रिक कहता है जब टायरी को पता चलेगा उसकी गर्लफ्रेंड और फ्रेंड डेविड को तुमने मारा तो वो तुम्हें भी मार देगा।
और साथ ही रिक कहता है कि वो किसी ऐसे हत्यारे को अपनी फैमिली के साथ नहीं देखना चाहता। इसके बाद रिक कैरोल से कहता है कि तुम खुद सरवाइव कर सकती हो। इसके बाद रिक कैरोल को एक कार प्रोवाइड करवाता है और कुछ सप्लाईज भी। इसके बाद दोनों अलग अलग हो जाते हैं और अपने अपने रास्ते निकल जाते हैं। और सच में दोस्तों ये सीन काफ़ी ज़्यादा इमोशनल था, क्योंकि हमने कैरोल को सीज़न 1 से ही रिक के ग्रुप में देखा था और हमें काफ़ी ज़्यादा ये कैरेक्टर पसंद भी था। और इसी के साथ ये एपिसोड भी यहीं ख़त्म हो जाता है।